अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम सोर्सेज ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करेंगे। यूनाइटेड स्टेट्स और जो दूसरी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, चूँकि वहाँ पर कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशंस हैं और वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के जो सोर्सेज हैं वो आसानी से उनको तलाश किया जा सकता है, आसानी से हमें मिल जाते हैं। ऑन द अदर हैंड यूके के अंदर चूँकि अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इस वजह से हर किसी के जहन के अंदर एक क्वेश्चन आता होगा कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन जो कि अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके सोर्सेज जो हैं वो कहाँ से ड्राइव किए जाते हैं, वो कहाँ पे हमें मिलेंगे। तो इसका आंसर ये है कि जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके जो सोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। और इसके सोर्सेज हम लेते हैं लाइक इनके अंदर आता है हमारे पास जो लेजिस्लेशन है, जो यूके के केस लॉज हैं कोर्ट्स के अंदर, इसके साथ साथ जो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हैं और कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशंस हैं। तो ये सारे यूके के अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेज हैं। 2011 के अंदर जब यूके के अंदर कोalition गवर्नमेंट थी, तो उस टाइम उन्होंने एक कैबिनेट मैनुअल जो है वो इशू किया था, जिसके अंदर बेसिकली लॉज, कन्वेंशंस और कुछ रूल्स थे जो कि गवर्नमेंट को ऑपरेट करने में गाइडलाइंस प्रोवाइड करते थे। और इस तरह जो गवर्नमेंट को ऑपरेट करने के लिए ये जो कैबिनेट मैनुअल था, इसने एक इंटरनल प्रोसीजर जो है वो इसने बनाया, जो कि हमें गवर्नमेंट को ऑपरेट करने में काफ़ी हेल्प करता है। क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेज। बेसिकली यूके कॉन्स्टिट्यूशन के दो सोर्सेज हैं जिनको हम नॉन लीगल और लीगल सोर्सेज कहते हैं। नॉन लीगल सोर्सेज के अंदर हमारे पास है डॉक्ट्राइन ऑफ रूल ऑफ लॉ और सेकंड है पॉलिटिकल प्रैक्टिस एंड कस्टम्स। जबकि लीगल सोर्सेज में हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूट्स, कॉमन लॉ और इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हैं। आज की वीडियो में हम सिर्फ नॉन लीगल सोर्सेज को ही डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन, यूके कॉन्स्टिट्यूशन का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है, जो कि इस चीज़ को इंश्योर करता है कि तमाम जो इंडिविजुअल्स हैं वो सभी लॉ के बिफोर जो है वो सभी इक्वल हैं और सभी सब्जेक्ट टू लॉ हैं। कोई भी जो सिटीज़न या कोई भी जो इंस्टीट्यूशन है वो अबव द लॉ नहीं है। लॉ जो है वो सबसे सुपीरियर है और बाकी जितने भी वो सारे लॉ से इन्फीरियर हैं। कोई भी आदमी जो है वो अपना ओवर यूज़ ऑफ पावर नहीं कर सकता। जो लॉ एक आम आदमी पे एक्सरसाइज होगा, वही लॉ जो होगा वो बाकी तमाम इंडिविजुअल्स, बाकी तमाम इंस्टीट्यूशंस पे भी वही लॉ एप्लीकेबल होगा। इस तरह लॉ जो होगा वो फेयरनेस, जस्टिस और अकाउंटेबिलिटी जो है लीगल सिस्टम के अंदर, इस चीज़ को इंश्योर करता है और इसको तमाम सिटीजन्स को प्रोवाइड करता है। रूल ऑफ लॉ के कुछ की फीचर्स हैं लाइक सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। मीन्स का लॉ जो होगा वो सबसे सुपीरियर होगा, कोई भी आदमी जो है वो लॉ से अबव नहीं होगा। हर लॉ जो होगा वो तमाम इंडिविजुअल्स के ऊपर इक्वली एप्लीकेबल होगा। जिस तरह एक आम आदमी पे एप्लीकेबल होगा लॉ, इसी तरह किसी भी पार्लियामेंटेरियन या किसी भी स्ट्रॉन्ग पर्सन या इंस्टीट्यूशन के ऊपर भी वही लॉ एज इट इज़ एप्लीकेबल होगा। इक्वालिटी बिफोर द लॉ। तमाम इंडिविजुअल्स या तमाम इंस्टीट्यूशंस जो होंगे वो इक्वल बिफोर द लॉ होंगे। कोई भी जो आदमी जो होगा उसको लॉ से वो सुपीरियर नहीं होगा और किसी के ऊपर भी कोई लॉ, किसी को भी कोई एक्सेप्शन नहीं देगा। अकाउंटेबिलिटी। लॉ जो होगा वो हर किसी इंस्टीट्यूशन, हर किसी सिटीज़न के ऊपर प्रॉपर चेक एंड बैलेंस रखेगा। उनको जो उनकी लिमिट्स के अंदर उनको पावर का यूज़ करने की इजाज़त देगा। अगर कोई भी आदमी अपना एक्सेस यूज़ ऑफ पावर करेगा तो लॉ जो है उसको, उसकी पावर को लिमिटाइज कर देगा, उसको क्वेश्चनिंग करेगा उसकी पावर के ऊपर। इस तरह नेक्स्ट है लीगल सर्टेनिटी एंड क्लैरिटी। लॉ जो होंगे उनके अंदर प्रॉपर जो है सर्टेनिटी होगी। ये नहीं होगा कि आज एक लॉ है और कल जो है उसी की बजाय कोई नया लॉ आ जाए, उससे अगले दिन कोई और लॉ आ जाए। तो इस तरह का कोई भी सीन नहीं होगा। लॉ जो होगा वो हमेशा एक ही रहेगा और अगर उसको चेंज करना पड़ेगा तो उसका प्रॉपर एक प्रोसीजर होगा जिसको फॉलो करना लाजमी होगा। जुडिशरी जो होगी वो फेयर एंड इंडिपेंडेंट होगी। उसके मामलात में कोई भी जो है वो इंटरफेयर नहीं करेगा और ना ही उसको कोई प्रेशराइज करेगा। जुडिशरी जो होगी वो अपना इंडिपेंडेंट और फेयर रहते हुए अपने तमाम मामलात को वो डील करेगी। हर जो इंडिविजुअल होगा उसको इजी एक्सेस टू जस्टिस होगी। उसको जस्टिस एक्सेस करने में किसी भी किस्म की कोई मुश्किल जो है वो दरपेश नहीं आनी चाहिए। वो इस तरह के उनको तमाम मामलात उनको देने चाहिए या इस तरह की तमाम उनको आज़ादी देनी चाहिए कि वो आसानी से अपना जस्टिस जो है उसको एक्सेस कर सकें। लास्ट पे है जो इंडिविजुअल्स के फंडामेंटल राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए, ताकि तमाम इंडिविजुअल्स जो हैं अपने इन लॉज को, अपने इन फंडामेंटल जो राइट्स हैं उनको इजीली एक्सरसाइज कर सकें।
नेक्स्ट हमारे पास है एवी डाइसी के कुछ प्रिंसिपल्स। एवी डाइसी जो है ये एक बड़ा फेमस जूरिस्ट है जिसने रूल ऑफ लॉ के ऊपर हमें कुछ प्रिंसिपल्स दिए हैं, जिनमें सबसे पहला है नो आर्बिट्रेरी पावर, यानी कि गवर्नमेंट जो होगी वो अपनी आर्बिट्रेरी पावर यूज़ नहीं कर सकती। गवर्नमेंट सिर्फ वही पावर अपनी यूज़ करेगी जो लॉ ने उसको दी है, यानी कि बियॉन्ड द लॉ अपनी कोई भी पावर वो एक्सरसाइज नहीं करेगी। अगर इस तरह वो कुछ करती है तो लॉ जो है उसकी पावर को ख़त्म कर देगा। सेकंड है इक्वालिटी बिफोर द लॉ, यानी कि हर कोई भी आदमी जो है, हर कोई इंस्टीट्यूशन जो है वो इक्वल बिफोर द लॉ होंगे, रिगार्डलेस ऑफ देयर रैंक, देयर टाइटल, देयर रेस, इस तरह की चीज़ों सभी जो हैं वो कॉमन जो सब्जेक्ट्स ऑफ लॉ होंगे। लास्ट पे है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल फ्रॉम जुडिशल डिसीजंस। बेसिकली इंडिविजुअल्स के जो राइट्स और जो फ्रीडम्स हैं वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बजाय उनको जो कॉमन लॉ है यूके का वो उनको ज़्यादा प्रोटेक्ट करता था। इसकी वजह ये है कि ह्यूमन राइट्स एक्ट से पहले, क्योंकि यूके के अंदर कोई प्रॉपर ह्यूमन राइट्स के लिए कोई एक्ट या कोई लेजिस्लेशन नहीं थी, तो इस वजह से कोर्ट्स जो थी वो यूरोपियन यूनियन के जो राइट्स या लॉज थे उनको फॉलो करती थी, और इसके साथ साथ वो कॉमन लॉ को फॉलो करती थी। तो इस वजह से ये कहा जाता है कि कॉमन लॉ जो है वो इंडिविजुअल के राइट्स और फ्रीडम्स को ज़्यादा अच्छे से प्रोटेक्ट करता है बनिस्बत उनके यूके के कॉन्स्टिट्यूशन की निस्बत। नेक्स्ट हमारे पास कुछ केसेस हैं जो कि रूल ऑफ लॉ के रिलेटेड हैं। सबसे पहले है केस है एडनबरा वर्सेस डॉलकेथ रेलवे को वर्सेस वॉशॉप। इसके फैक्ट्स की बात करते हैं कि मिस्टर वॉशअप जो है वो कोई उधर का कोई इंडिविजुअल था जिसने ये क्लेम किया था एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अगेंस्ट के ये जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है इसने मिस्टर वॉशअप के प्रॉपर्टी राइट्स को अफेक्ट किया है, और ये जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है ये इनवैलिड है क्योंकि इसके अंदर मिस्टर वॉशअप को कोई प्रॉपर नोटिस नहीं दिया गया जब वो लॉ जो है या वो बिल जो है वो पार्लियामेंट पास कर रही थी। तो उसने ये आर्ग्यू किया कि जो किसी भी लेजिस्लेशन को या किसी भी एक्ट को पास करने के लिए जो प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो भी इस एक्ट के अंदर उनको फॉलो नहीं किया गया, तो इस वजह से ये जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है ये इनवैलिड है, इलीगल है। तो कोर्ट ने उस टाइम ये जजमेंट दी कि पार्लियामेंट ने अगर एक मरतबा कोई भी कोई लॉ बना दिया और उसको पास कर दिया और उसको उस लेजिस्लेशन को रॉयल एसेंट मिल गई, तो उस टाइम कोर्ट्स और कोई भी जो इंस्टीट्यूशन है वो उस एक्ट ऑफ पार्लियामेंट को चैलेंज नहीं कर सकता और ना ही उसकी वैलिडिटी को चेंज कर सकता है। कोर्ट्स जो होंगी जब लेजिस्लेशन पार्लियामेंट ने कोई कर दी तो कोर्ट का काम सिर्फ ये होगा कि वो उस लेजिस्लेशन को एज इट इज़ अप्लाई कर दें। तो इस वजह से कोर्ट ने ये जजमेंट दी कि क्योंकि वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन गया तो इस वजह से कोर्ट जो है उस लेजिस्लेशन को कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता, उनका काम सिर्फ उसको एज इट इज़ अप्लाई करना है। एक लॉर्ड कैम्पबेल था, उसने भी यही स्टेट किया कि कोर्ट्स हैं उनका काम सिर्फ पार्लियामेंट के एक्ट्स को एज इट इज़ अप्लाई करना है, और ना कि ये कि वो उस एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के लिए जो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स हैं उनके मुतालिक वो इंक्वायरी करें। सेकंड हमारे पास एक केस है एंटीक वर्सेस कैरिंगटन। ये बेसिकली यूके के कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के अंदर एक लैंडमार्क केस है जिसके अंदर कोर्ट्स ने सिविल लिबर्टीज़ को प्रोटेक्ट किया, उनको एक्स्टेब्लिश किया और जो एग्जेक्टिव पावर थी उसको लिमिटाइज़ किया। इसके फैक्ट्स की बात करें तो जॉन एंटिक जो था वो एक राइटर था और गवर्नमेंट ने उसको इस वजह से टारगेट किया क्योंकि उसके मुतालिक ये सस्पेक्ट किया जाता था, उसके मुतालिक ये ख्याल था कि वो एक फेमस रेडिकल पॉलिटिशियन जॉन वाइक्स का वो सपोर्टर है। तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो थे उन्होंने विदाउट एनी वारंट उस मिस्टर एंटी के वो घर में घुस गए और उसके जितने भी पेपर्स थे उन सभी को सीज़ कर लिया। तो कोर्ट ने फिर उस टाइम मिस्टर एंटी के फेवर में अपनी जजमेंट दी और ये कहा कि जो वारंट था वो चूँकि अनलॉफुल है उसके लिए कोई भी लीगल जो प्रोसीजर उसको फॉलो नहीं किया गया। और सेकेंडली कोर्ट ने ये कहा कि जो गवर्नमेंट हो उसका ये काम नहीं है कि वो विदाउट एनी लीगल प्रोसीजर या विदाउट एनी लीगल रीज़न वो किसी की भी इंडिविजुअल लिबर्टी को वायलेट करें, उसके अगेंस्ट कोई काम करें। तो चूँकि एक रूल ऑफ लॉ ये भी है कि तमाम जो इंडिविजुअल्स होंगे उन सभी को ये प्रॉपर राइट है कि उनकी इंडिविजुअल जो राइट्स होंगे उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। और फर्स्ट प्रिंसिपल एक ये भी है कि एक्सेस यूज़ ऑफ पावर नहीं होगा। तो चूँकि इस केस के अंदर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने अपना ओवर यूज़ ऑफ पावर किया यानी कि आर्बिट्रेरी पावर को यूज़ किया, तो इस वजह से कोर्ट्स ने मिस्टर एंटीक के फेवर में अपने जजमेंट दी। नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड लीगल सोर्स ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन जो कि पॉलिटिकल प्रैक्टिस एंड कस्टम्स है।
पॉलिटिकल प्रैक्टिस बेसिकली कुछ कस्टम्स हैं जो कि यूके की पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को ऑपरेट करने में हमें हेल्प करते हैं। इनके अंदर कुछ ट्रेडिशंस हैं, कुछ बिहेवियर्स और कुछ प्रोसीजर्स, इस तरह की इसके अंदर चीज़ें हैं। पॉलिटिकल प्रैक्टिस जो हैं ये लीगली तो इन्फोर्सेबल नहीं है, लेकिन फिर भी ये गवर्नमेंट की जो प्रैक्टिकल वर्किंग है उसके अंदर एक बड़ा क्रूशियल रोल ये प्ले करते हैं। और गवर्नमेंट के जितने भी पॉलिटिकल मामलात होते हैं उन सभी में इनको फॉलो किया जाता है। पॉलिटिकल कस्टम्स की या ट्रेडिशंस के हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। लाइक सबसे पहले कि मोनार्क जो होगा वो पॉलिटिक्स में न्यूट्रल रहेगा। मोनार्क जो होगा वो किसी भी पॉलिटिकल मामलात के ऊपर अपनी ओपिनियन नहीं देगा, और वो जितने भी पॉलिटिकल मामलात होंगे उन सभी के अंदर वो न्यूट्रल रहेगा। इसी तरह क्वीन जो होगी उसका काम जो होगा वो सिर्फ ये होगा कि पार्लियामेंट ने जो बिल लेजिस्लेशन पास कर दी, तो मोनार्क या किंग या क्वीन जो भी होगा वो उसका काम सिर्फ ये होगा कि वो उस लेजिस्लेशन को अपनी रॉयल एसेंट देगा, और बस इस तरह फिर वो जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट होगा वो एक लॉ बन जाएगा कंट्री का। पॉलिटिकल ट्रेडिशंस की कुछ की करैक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहले अनरिटन। पॉलिटिकल ट्रेडिशंस या कस्टम्स जितने भी हैं ये अनरिटन हैं, ये किसी भी जगह पे लिखे हुए नहीं हैं। ये सिर्फ लोगों के दिमाग में या उनके जहनों में ये कंसेप्ट हैं इस चीज़ के, और ये किसी भी जगह पे ऊपर ये लिखे हुए नहीं हैं। ये फ्लेक्सिबल हैं, लाइक इनको चेंज किया जा सकता है कि अगर गवर्नमेंट को या पार्लियामेंट को ज़रूरत पड़े किसी भी वक्त इनको चेंज करने की, तो वो उनको इजीली चेंज कर सकते हैं। तो इस वजह से ये पॉलिटिकल ट्रेडिशंस जो हैं ये फ्लेक्सिबल हैं। और ये लीगली नॉन बाइंडिंग है, चूँकि ये इनको लीगली इन्फोर्स नहीं किया जा सकता, और इस वजह से ये जो है ये लीगली नॉन बाइंडिंग है। चूँकि इसकी वजह बेसिकली ये है कि ये किसी भी जगह ऊपर ये लीगली इनको लिखा नहीं गया, ना ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट्स हैं। बस ये सिर्फ कुछ कन्वेंशंस हैं जिनको किसी भी वक्त ख़त्म किया जा सकता है, किसी भी वक्त चेंज किया जा सकता है, और इसी तरह इसलिए ये जो है ये लीगली बाइंडिंग नहीं है बल्कि नॉन बाइंडिंग है। लास्ट पे है पॉलिटिकल इन्फोर्समेंट, कि चूँकि ये जो है ये लीगली बाइंडिंग नहीं है, नॉन बाइंडिंग है, लेकिन फिर भी पॉलिटिकल मामलात में इनको इन्फोर्स किया जाता है। जितने भी पार्लियामेंट के या गवर्नमेंट के जितने भी मामलात हैं उन सभी के अंदर इनको यूज़ किया जाता है, इनको इन्फोर्स किया जाता है। थैंक यू सो मच।